नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और आज मेरे साथ है रामतोलन यादव जी, जो कि बसपा प्रत्याशी हैं फूलपुर विधानसभा से। रामतोलन यादव जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप प्रत्याशी बने हैं बसपा से फूलपुर विधानसभा से। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि मुझे ये बताइए कि बसपा जो है वो फूलपुर में 2017 के चुनाव में तीसरे नंबर पर थी, तो 2022 के चुनाव में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या रणनीति है, कहाँ तक पहुँचेगी बसपा? देखिए, क्या है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा झूठा वादा करके कि हम आपको सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा। हालांकि ये 2014 में ही बोला गया था, लेकिन उस बात को दमदारी से 2017 में भी कहा गया जी। और यहाँ की जनता जो है, फूलपुर की जनता जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों पर विश्वास करके वोट दिया था, जिसमें सर्व समाज से ही सारे लोग उनको वोट दिया और 2 करोड़ नौकरी न मिली, न उनको 15 लाख रुपया मिला। अब जो है 2022 के चुनाव में वो सारे मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे, वो पुनः अपने दल में लौट के जो पहले से बसपाई वोटर थे, 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे, अब उनकी घर वापसी हो रही है। वो सारे मतदाता एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे और क्या नाम से यहाँ से फिर अपना विधायक चुन के भेजेंगे। सर, बसपा ने अपने समीकरण के अनुसार आपको फूलपुर से अपना प्रत्याशी चुना है, तो मुझे ये बताइए कि क्या आप अपने हिसाब से एक बड़ी संख्या में जो समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट है वो आप काट कर यहाँ पे जोड़ पाएंगे बसपा से? देखिए, वोट किसी की परंपरागत नहीं होती है, हमेशा आपके कामों पर ध्यान दिया जाता है। वोटर आपके कामों पर बहुत कुछ वोट करती है। मैं यहाँ का लोकल हूँ जी। मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ और झूंसी विधानसभा में जो झूंसी क्षेत्र कहलाता है, फूलपुर विधानसभा का जो झूंसी क्षेत्र कहलाता है, उसमें पूरे वोटर का 25% वोटर झूंसी क्षेत्र में आते हैं। अच्छा। और यहाँ पर जो पूर्व में विधायक रहे हैं या नेता रहे हैं, जो चुनाव लड़े हैं जी। उनके हिसाब से उनके पास उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, उसका हिसाब जनता मांगती है। और मुझे नए कैंडिडेट के हिसाब से देख के मुझे उम्मीद है कि यहाँ के वोटर हमको वोट करेंगे। जी। 2022 में आप बसपा प्रत्याशी है, तो मुझे ये बताइए कि आप चुनाव किन मुद्दों पर लड़ने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही दिया है। आप बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे तो हैं ही। फूलपुर विधानसभा में पिछले कुछ दिन पहले जो रोड इंक्रोचमेंट हटाया गया था, जिसमें व्यापारियों का घर तोड़ा गया है, मकान तोड़े गए हैं, बहुत बुलडोजर चले हैं और यहाँ पे बहुत व्यापारी भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। उस बुलडोजर के चलने से बहुत लोग बेघर हो चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यही है कि वो बेघर लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार खड़े हैं। अच्छा। जो रोजगार भी था यहाँ पे, उस रोजगार को उन्होंने कभी मतलब ये नहीं देखा कि ये जो बेरोजगार हुए हैं इनको रोजगार कहाँ से दिया जाए। सड़क को तोड़कर चौड़ी कर दिया गया, लेकिन जो सर्विस लेन बनाया इन्होंने उसको इतनी छोटी कर दिया कि वहाँ पर मोटरसाइकिल भी नहीं खड़ी हो सकती है। अच्छा। तो बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पे व्यापारी वर्ग जो है बहुत रोष में है और इनको इस बार हटाएगा। आप वर्गों की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि बसपा के जो परंपरागत वोटर्स हैं, उनके अलावा 2022 में ऐसा कौन सा वर्ग का वोट आप जोड़ पाएंगे जिसकी वजह से आप फूलपुर विधानसभा जीतने का आप सपना देख रहे हैं? देखिए, हम वोटों को वर्गीकरण नहीं करेंगे, हमें सर्व समाज। झूंसी में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 25% वोटर, 1 लाख वोटर यहाँ है, 4 लाख वोटों में 1 लाख वोटर हैं झूंसी में। सर्व समाज को वोट हमें मिलेगा। अच्छा। बहन जी ने अब की बार सोशल इंजीनियरिंग करने की बहुत कोशिश की है, हमने ये देखा है, तो आपको क्या लगता है कि 2007 वापस से आप लोग दोहरा पाएंगे? देखिए, 2007 से बड़ी जीत हम इस बार हासिल करने वाले हैं। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो महंगाई दिया है, जो बेरोजगारी दिया है देश में, उसके खिलाफ बहन जी को लोग आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। इस बार हम 2000 से बड़ी जीत लेके आ रहे हैं।
आप लोग इस बार प्रबुद्ध सम्मेलन भी काफ़ी करवा रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपको उसका कोई फ़ायदा मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, प्रबुद्ध वर्ग का मतलब कई लोग कहते हैं ब्राह्मण वर्ग, नहीं, जो यहाँ पर बुद्धिमान मतदाता है और बुद्धिमान कार्यकर्ता है, उसका सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, 2022 के चुनाव में आप मूलतः क्या बदलाव देख रहे हैं? 2017 के हिसाब से क्या बेहतर स्थिति है या क्या है? 2017 से तो बहुत बेहतर स्थिति है। उसका यही कारण है कि लोग बहकावे में आ गए थे। भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आने के कारण जो है मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। इस बार उन्होंने इनको झूठ को पकड़ा है और इनको सत्ता से बाहर करेगी। अच्छा, बीजेपी एक बहुत ही आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ती है, तो उसको पार पाने के लिए आपके क्या तरीके होने वाले हैं? और उनकी ध्रुवीकरण की राजनीति की भी काफ़ी नीतियां हैं, तो आप उससे कैसे पार पाएंगे? देखिए, राजनीति में जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें आक्रामक होना और बहुत बलशाली होना काम नहीं करता है। अच्छा। इसमें हर व्यक्ति का अपना एक मत होता है जो छिप के देता है। जी। इसमें कोई WWE का फाइट नहीं है कि वो हमको ज़्यादा बलशाली हैं तो हमको हरा देंगे और वो जीत लेंगे। अच्छा, तो आपको नहीं लगता है कि इन सब की वजह से वोटर्स पे कोई असर पड़ता नहीं, है? अगर होता भी तो पंजाब का बंगाल का चुनाव उदाहरण है इसका। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ वहाँ पे लड़ी थी। कोरोना काल में भी यहाँ के सारे केंद्रीय मंत्री और स्टेट के, उत्तर प्रदेश स्टेट के सारे मंत्री बंगाल में लगे थे, लेकिन ममता दी जो है जीत हासिल की। जी। बीजेपी का ये कहना है, जो प्रदेश सरकार है इस वक्त, उसका ये कहना है कि जितने भी अपराधी हैं वो या तो जेल में है या ऊपर है, तो आप इस बात को तर्कसंगत मानते हैं या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से कहती है इस बात को। जी। हमारा मानना है कि 2007 से 12 का जो सरकार रही माननीय बहन जी की, उसमें अपराधी जेल में हुआ करते थे। अच्छा। और या फिर प्रदेश छोड़ के भाग जाया करते थे। अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इस समय अपराधी या तो भारतीय जनता पार्टी में है या तो फिर दूसरी जाति या समुदाय के हैं तो उनको मार दिया जाता है। अच्छा, प्रतापपुर के जो विधायक हैं मुस्तफा सिद्दीकी जी, उनके अभी समाजवादी पार्टी से जुड़ने और फूलपुर विधानसभा से उनके चुनाव लड़ने की खबर आ रही है, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर राजनेता के ही एक टाइम पे वो थे तो बसपा के ही। जी, राजनीति में अभी कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है और ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, उनको स्वतंत्रता है, वो कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, इस पर बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तो आप इस चीज़ में, मतलब इस चीज़ को कैसे देखेंगे कि आपकी ही पार्टी का भाई, विधायक? 3-4 दल जो फाइट करने वाले दल हैं उत्तर प्रदेश में, वो तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। वो चुनाव लड़ेंगे। अब कौन किस दल से लड़ेगा, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं होगी। अच्छा, इस बार सपा ने गठबंधन किया है, बीजेपी ने अपना दल एस के साथ गठबंधन किया है, लेकिन बसपा ने कोई गठबंधन नहीं किया है। बसपा अपनी नीतियों पर चुनाव लड़ती है, अपनी नीतियों पर चुनाव लड़ेगी और अकेले लड़ेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं हम। तो आपकी लड़ाई एग्जैक्टली है किससे? समाजवादी पार्टी से या बीजेपी से? वैचारिक नहीं, लेकिन राजनीतिक। देखिए, क्या है कि अभी जो भी लड़ेगा वो हमसे लड़ेगा। तो आप अपना एक्चुअल कॉम्पिटिटर कैसे मान रहे हैं? हाँ, हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं इस टाइम पर। हम अच्छा। 2007 को उससे अच्छा दोहराने जा रहे हैं। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, जो भी लड़ेगा वो हमसे लड़ेगा। फूलपुर के जो विधायक हैं, उनका कहना है कि उन्होंने सड़कें, स्कूल्स, अस्पताल बहुत कुछ बनवाया है और या तो वो बनने के कगार पर ही है, तो क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी काम है वो होने के कगार पे ही रहता है। उनके विधायक उसी तरह से बोल रहे हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो आपके हिसाब से फूलपुर में ऐसा कोई विकास कार्य नहीं? कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। वो तो जनता देख रही, जनता इसका जवाब देगी 2022 में आने वाले चुनाव में। अच्छा जी, इसी के साथ मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामतुलन जी, मुझे ये बताइए कि फूलपुर में आप अभी क्या समस्याएं देख रहे हैं मुख्यतः? देखिए, समस्या तो सारी की सारी वैसे ही है। अच्छा। समस्या का कोई समाधान हुआ ही नहीं। बेरोजगारी, महंगाई, टूटी हुई सड़कें, बचबचाती नालियाँ। अभी हम जहाँ आप बैठे हैं इसके पीछे छतनाग रोड है। अच्छा। जो 3 किलोमीटर
केंद्र की सबसे बड़ी संस्था HRI है वहाँ पर। इस सड़क पे आप चले जाइए, निश्चित तौर पे अगर आप स्कूटी से जा रहे हो तो 1-2 बार गिरेंगी। ये एक उदाहरण है। अच्छा। पूरे फूलपुर की यही समस्या है। कहीं भी कोई जो मतलब छोटी गली हो या बड़े रास्ते हों, कोई भी ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गड्ढा मुक्त कह के आई थी, लेकिन गड्ढा युक्त कर दी है। अच्छा, तो ऐसे में आपकी क्या विकास कार्य की योजनाएं हैं फूलपुर के विधानसभा के लिए? योजनाएं जो अगर हम प्रतिनिधि बन के आते हैं तो योजनाएं जो होती हैं उसको 100% लागू करेंगे। जो भी हमारे निधि में अच्छा। होती है, जो समस्याएं होती हैं, उसको हम 100% लागू करेंगे पूरे विधानसभा तो क्षेत्र आप में। अभी तक ये कह रहे थे कि बीजेपी ने बेरोजगारी वगैरह की काफ़ी सारी समस्याएं ले आए हैं, तो ऐसे में आपकी खुद की कोई योजना है ये बेरोजगारी से लड़ने की, या आप केंद्र पर ही मतलब अपनी खुद की प्रदेश सरकार पर ही निर्भर रहेंगे देखिए, बेरोजगारी हटाने के लिए? बेरोजगारी हटाने के लिए जो भी योजनाएं सरकार द्वारा निर्धारित होती हैं, जी। उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की अगर ज़रूरत है तो हम ज़रूर करेंगे। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि नेता अपने वादे पूरे नहीं कर पाते हैं? अब चूंकि नेता कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरह कि 2 करोड़ नौकरी देंगे और 15 लाख रुपए देंगे, तो बोल जाना एक अलग चीज़ है। वास्तव में जो होना है अगर वही बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है एक विधायक का कार्य क्या सड़क, हैंडपंप इसी तक सीमित रहना चाहिए? नहीं, तमाम मंत्रालय के फंड्स होते हैं, तमाम तरह जी। की व्यवस्थाएं होती हैं जिसको लागू करवाने के तो वहाँ आज के तक क्षेत्रीय लेकिन देखा तो यही जा रहा है कि सबके सब वही चीज बोले जा रहे हैं। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ज़्यादातर ऐसे लोग बन जा रहे हैं जो अपने काम से उनको फुर्सत नहीं मिलती है। वो अच्छा। प्रतिनिधि तो बन जाते हैं, देश मतलब लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से वादा भी करते हैं, झूठे वादे करके जो है, फिर उसके बाद जब प्रतिनिधि बन जाते हैं तो अपने काम में लग जाते हैं, क्षेत्र की जनता का काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए वादे भी पूरे नहीं होते हैं और काम भी पूरे नहीं होते हैं। अच्छा। इसको हम लागू करेंगे और काम भी करेंगे। अच्छा, तो फूलपुर की विधानसभा की राजनीति और अन्य विधानसभाओं की राजनीति को आप कैसे अलग देखते हैं? अलग तो कुछ नहीं है। अच्छा। होता हर विधानसभाओं की राजनीति एक ही तरह है। अच्छा। वहाँ सारे दल चुनाव लड़ते हैं। हाँ। और एक दूसरे से फाइट करते हैं। जिस नेता को, जिस प्रतिनिधि को बेहतर समझती है, जनता उसको वोट दे के जिताती है। अच्छा, आपकी जानकारी में फूलपुर विधानसभा का सबसे सर्वाधिक विकास किसने किया है? अभी मेरा मानना है कि एक बार सपा बसपा गठबंधन की सरकार थी। अच्छा। कुछ समय के लिए जवाहर पंडित जी थे यहाँ के विधायक, उन्होंने ठीक ठाक काम किया था। अच्छा, तो उनकी किस कार्य से आप इतना प्रभावित हैं? उन्होंने क्षेत्र की जनता के बीच में हमेशा रहे। जो भी समस्याएं जनता के द्वारा उनको बताई गई, उस समस्या का समाधान किया था उन्होंने। अच्छा, तो आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो मुझे ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी की ऐसी कौन सी विचारधारा है जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी गरीब, मजदूर, दबे कुचले लोगों की पार्टी है। अच्छा। और हमेशा संविधान के हिसाब से बात करती है और काम करती है। सर्व समाज को लेके चलने की बात करती है। यही विचारधारा उसको हमें पसंद आई और इसीलिए हम शुरू से ही बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करते हैं। अच्छा, रामदोलन यादव जी, अगर आपको फूलपुर की जनता अपना विधायक बनाती है तो फूलपुर की जनता के लिए आपका सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम यहाँ पे जो है, सबसे बदहाल सड़कें हैं। अच्छा। फूलपुर की सबसे बदहाल सड़कें हैं। 2 महीने से लगातार हम क्षेत्र में चल रहे हैं। कई बार तो गाड़ी खड़ी करके हमको 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अच्छा। गाड़ियाँ हर ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुँच पा रही हैं। बदहाल सड़कों को ज़्यादा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उसके बाद रेन वाटर की जो निकासी है, बारिश का पानी की निकासी की समस्या बड़ी है। अच्छा। इधर फूलपुर में मौजूदा साइड में अच्छा। पानी का भराव इतना है जिससे फसल खराब होती है। अच्छा। वहाँ पे नाले की ज़रूरत है, बड़े नाले की ज़रूरत है। उस काम को भी ध्यान में रखा गया है, उसको भी कराया जाएगा। अच्छा, अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फूलपुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम यही कहेंगे इस फूलपुर की जनता से, उनको अभी आने वाली दीपावली और धनतेरस, भैया दूज, इन सब की हार्दिक शुभकामना। साथ ही साथ फूलपुर की जनता
इस बात को सुनिश्चित करें इस बार कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार को हटाना है। जी रामतोलन यादव जी, हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, हमसे बात करने के लिए, हमारे पास आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे रामतोलन यादव जी, जो कि फूलपुर विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी हैं। इन्होंने हमें बताया कि कैसे जितनी भी सरकारें हैं वो आती है और बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन निभाती एक भी नहीं है। और जनता को ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि वो वादों पे नहीं, काम पे वोट दे। ऐसे ही अन्य दिग्गज नेताओं से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। इजाज़त दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा।